टेलर्स एंड लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन इस टॉपिक से मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑल पॉसिबल लॉरेंस एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 माइनस जेड स्क्वायर और डिनोमिनेटर में दिख रहा है हमें जेड, दूसरे ब्रैकेट में दिख रहा है 1 माइनस जेड और साइड के ब्रैकेट में दिख रहा है 2 माइनस जेड। ठीक है, अबाउट जेड इक्वल टू 0 इंडिकेटिंग द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इन ईच केस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। देखो टेलर्स एंड लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन से हमें दिया हुआ एफ ऑफ जेड, इस फंक्शन को अगर एक्सपांड करना होगा तो हमें सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से करते हैं ये पता होना चाहिए। और पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गिवन फंक्शन प्रॉपर फंक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फंक्शन है। प्रॉपर फंक्शन कब कहा जाएगा, जब न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल की पावर से कम हो। ठीक है, फिर से पॉइंट को एक बार मेंशन कर देता हूँ। प्रॉपर फंक्शन कब कहा जाएगा, जब न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से कम होगा, तब हमें उस फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन कहना होगा। ठीक है, और फंक्शन इम्प्रॉपर कब होता है, जब न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जब इक्वल होती है, या फिर न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर के आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से ज़्यादा होती है। ठीक है, इन दैट केस फंक्शन को इम्प्रॉपर कहा जाता है। और इम्प्रॉपर फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए दिया हुआ फंक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शन ही होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर में आया वेरिएबल क्या है, जेड है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी 2 है, और डिनोमिनेटर में आया वेरिएबल की यानी कि जेड, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है, जेड इंटू जेड, ये जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये जेड स्क्वायर इंटू ये वाला जेड, जेड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है इस केस में, और नीचे कितनी हो रही है, 3 हो रही है। ऊपर की हाईएस्ट पावर कितनी कम है नीचे से आए हुए हाईएस्ट पावर से, तो इसके कारण का मतलब ये गिवन फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये प्रॉपर फंक्शन हो जाएगा जिसका पार्शियल फ्रैक्शन करना हमारे लिए पॉसिबल। ठीक है, तो देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना चालू करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में ये गिवन एफ ऑफ जेड फिर से लिख देंगे। ये एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हमें लिखना है, ऊपर 2 माइनस जेड स्क्वायर, ये एज इट इज लिखा, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी एज इट इज लिखना होगा। जेड दूसरे ब्रैकेट में होगा 1 माइनस जेड और यहाँ पर रहेगा 2 माइनस जेड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त हमेशा हमें डिनोमिनेटर में आए हुए टर्म्स को देखना होता है। ये जेड ये सेपरेट है तो इसको मत देखो। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस जेड, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जेड की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जेड की पावर 1 होने के कारण इसको हम लोग लीनियर फैक्टर कहेंगे। ठीक है, जो कि रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ पर हमें 1 माइनस जेड ये सिर्फ एक ही बार आया हुआ दिख रहा है, तो इसके कारण ये नॉन रिपीटेड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या दिख रहा है, 2 माइनस जेड, यहाँ पर जेड के अंदर मतलब जेड की पावर कितनी हो रही है, ब्रैकेट के अंदर 1 हो रही है, इसके कारण इसको हम लोग लीनियर फैक्टर कहेंगे जो कि नॉन रिपीटेड है, क्योंकि वो भी रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में आए हुए फैक्टर्स कैसे है, नॉन रिपीटेड है और वो लीनियर फैक्टर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, दिया हुआ फंक्शन हमें फिर से लिख देना है एक बार फिर से। 2 माइनस ये जेड स्क्वायर लिखा न्यूमरेटर में, और अपर में आया हुआ पार्ट दैट इज जेड, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस जेड और साइड के ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2 माइनस जेड रहेगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आए हुए फैक्टर्स कैसे लीनियर फैक्टर है जो कि नॉन रिपीटेड है। ये जेड ये एक ही बार आया हुआ है, उसकी पावर में कुछ नहीं, मतलब ये लीनियर हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण इसके साथ हम लोग एक कॉन्स्टेंट ले लेंगे, ऊपर वो कॉन्स्टेंट लिखा ए और उसके अपर में ये जेड ये फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें प्लस ही देना होता है। 1 माइनस जेड इस फैक्टर के ऊपर हमें एक कॉन्स्टेंट लेना होगा बी, और उसके नीचे मुझे लिखना है फिर 1 माइनस जेड, फिर से आप प्लस दे दो। 2 माइनस जेड एक फैक्टर है आगे का, उसके ऊपर हम लोग सी लिखेंगे और अपन में लिखेंगे हम लोग 2 माइनस जेड। ठीक है, इसके बाद हमारा मेन काम क्या होगा, ए बी और सी ये जो वैल्यूज आई है उनको फाइंड आउट करना। ठीक है, इतना लिखने के बाद ए बी सी फाइंड आउट करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ये टर्म के बाजू में एक जीरो कर दिया, ये जीरो जैसा दिख रहा है इसको मैं सर्कल बोल रहा हूँ, ये सर्कल पुट कर दिया, यहाँ पर भी एक सर्कल पुट कर दिया और यहाँ पर भी एक सर्कल पुट कर दिया, और उसी तरीके का एक सर्कल यहाँ पर भी पुट कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड और राइट साइड में आए हुए हर एक टर्म के बाजू में एक सर्कल पुट कर दिया। ठीक है, इस सर्कल के अंदर हमें क्या इमेजिन करना है, ये लेफ्ट साइड में जो भी डिनोमिनेटर आया हुआ है ना उसको कंप्लीट कंसिडर करना होगा। ठीक है, क्या कहा, इस सर्कल के अंदर थ्रू आउट हर जगह पे जहाँ जहाँ पे सर्कल मैंने ड्रॉ किया है वहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में आया हुआ कंप्लीट डिनोमिनेटर पुट किया हुआ इमेजिन करना है या फिर कंसिडर करना है। ठीक है, अगर इस सर्कल की जगह पर ये लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर आ जाएगा तो वो सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ओनली 2 माइनस जेड स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर ए के साइड में जो सर्कल है उस सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर अगर हम लोग अज्यूम करेंगे तो जेड और ये जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ए के साइड में क्या रहेगा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस जेड आएगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस जेड। ठीक है, प्लस ये बी वाला टर्म, इस सर्कल के अंदर हम लोग लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 माइनस जेड कैंसिल होकर बी के साइड में क्या रहेगा,
बी के साइड में ये जेड आएगा और साइड में रहेगा 2 माइनस जेड। उसी तरीके से हमें सी के आगे जो टर्म बचेगा उसको भी लिखना होगा। सी के आगे कौन सा टर्म बचेगा, यहाँ पर जेड आएगा, उसके साइड में आएगा 1 माइनस जेड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखो ए बी सी ये जो कॉन्स्टेंट दिख रहे हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। जब हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें बी और सी इन टर्म को जीरो करना होगा। तो बी और सी इन टर्म को जीरो करने के लिए हम लोग देखेंगे बी और सी इन टर्म के साथ कौन सा टर्म कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बी के साथ जेड आया हुआ है और यहाँ पर भी सी के साथ जेड आया हुआ है। इसके कारण हमें क्या करना होगा, पुट डायरेक्टली हम लोग जेड इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, पुट जेड इक्वल टू जीरो करने के कारण हमें डायरेक्टली बी और सी कैसे मिलेगा, जीरो हो जाएगा। तो z इक्वल टू जीरो करने से हमें लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, ओनली 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 लिख दिया। राइट साइड में हमें b और c तो जीरो और z इक्वल टू जीरो यूज़ करने पर देखो 1 माइनस जीरो ये 1 होगा, ये 2 माइनस जीरो ये 2 रहेगा, 2 इंटू 1 2। राइट साइड में क्या रहेगा 2a रहेगा। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, इसके बाद b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें a और c को जीरो करना होगा। तो a और c के साथ कौन सा टर्म कॉमन दिख रहा है हमें, ये 1 माइनस जेड, यहाँ पर भी 1 माइनस जेड। इसका मतलब हमें z की वैल्यू कितनी लेनी होगी, a और c को जीरो करने के लिए 1 लेनी होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। लेफ्ट साइड में z की वैल्यू 1 होने पर कितना होगा, 2 माइनस 1 स्क्वायर, लेफ्ट साइड में आएगा 1 इज इक्वल टू a और c तो जीरो हो रहे हैं। हमें इतना पता है कि z इक्वल टू 1 लेने पर a और c जीरो हो रहे थे तो उसको नहीं लिखना है होगा। देखो यहाँ पर 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा, z की वैल्यू 1 ली थी। ठीक है, तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। राइट साइड में ओनली रहेगा b। ठीक है, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, अभी हमें c इस कांस्टेंट को फाइंड आउट करना होगा। c कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें a और b वाले टर्म को जीरो करना होगा। तो देखो a और b में कौन सा टर्म कॉमन है, कौन सा फैक्टर कॉमन है, 2 माइनस जेड, यहाँ पर भी 2 माइनस जेड दिख रहा है। ठीक है, इसके अगर हम लोग यहाँ पर z की वैल्यू कितनी कंसिडर करेंगे, 2 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो z इक्वल टू 2 होने पर लेफ्ट साइड में क्या चेंजेस हो जाएंगे, 2 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर होता है 4, उसके पहले माइनस साइन है। तो z इक्वल टू 2 लेने पर लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, तो लेफ्ट साइड में रह जाएगा -2। ठीक है, 2 माइनस 4 हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर 4, 2 माइनस 4 रहेगा -2 लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू राइट साइड में a और b तो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, c हम लोग निकाल रहे थे तो देखो z की वैल्यू कितनी ली थी, 2 ली थी, 1 माइनस 2 माइनस 1 और ये 2, तो राइट साइड में कितना रहेगा, -2 रहेगा, तो -2 c लिखा। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a आया हुआ है, b आया हुआ है और c आया हुआ है और हर एक की वैल्यू कितनी है, 1 है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो a b और c ये जो अननोन थे शुरुआत में, वहाँ पर हम लोग उनकी जो वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये 2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड, 1 माइनस जेड 2 माइनस जेड, ये जो फंक्शन था उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे बाय f ऑफ जेड जेड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमें देखो कैसे लिखना होगा, यहाँ पर ये f ऑफ जेड लिखा, f ऑफ जेड ये पार्शियल फ्रैक्शन करने पर हमें क्या मिल रहा है, देखो a की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन जेड, प्लस b की भी वैल्यू 1 आई हो तो 1 अपॉन 1 माइनस जेड लिखना होगा। ठीक है, आगे प्लस लिखा, 1 अपॉन ये क्या लिखेंगे हम लोग, इसको c की वैल्यू लिखेंगे 1, ये 1 लिख दी और अपॉन में 2 माइनस जेड लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो दिया हुआ जो f ऑफ जेड ये फंक्शन था एक्चुअली ऐसा था, देखो 2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड, 1 माइनस जेड 2 माइनस जेड इस टाइप का था। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने पर वो सेम f ऑफ जेड ये फंक्शन अभी हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, कैसे 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन 1 माइनस जेड प्लस 1 अपॉन 2 माइनस जेड। ठीक है, इसी को जो कर्ली अंडरलाइन से दिखाया हुआ है उसी को क्या कहते हैं, पार्शियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं एक्चुअली। तो देखो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में हमें ये फंक्शन को एक्सपेंड करना था, अबाउट z इक्वल टू जीरो के अराउंड इसको एक्सपेंड करना था। ठीक है, अबाउट z इक्वल टू जीरो के अराउंड हमें इस फंक्शन को एक्सपेंड करना था। इसके कारण हम लोग यहाँ पर z को कुछ नहीं करेंगे, ये जो पहला z दिख रहा है ना इसको कुछ नहीं करेंगे, यानी कि z जहाँ पर भी दिख रहा है उसको कुछ नहीं करना होगा अगर अबाउट z इक्वल टू जीरो होता है तो। ठीक है, इतना याद रखो इस पॉइंट को, आगे कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, लेकिन अभी इस केस में फंक्शन को एक्सपेंड करना है अबाउट z इक्वल टू जीरो, इसके कारण हम लोग z को कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर z के साइड में कुछ नहीं, मतलब ये जीरो कंसिडर करना होगा। यहाँ पर z के साइड में कह रहा हूँ, z के साइड में कौन सा नंबर दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है, z की साइन नहीं देखनी है, प्लस माइनस ये साइन नहीं देखनी है z की, सिर्फ z के साइड में आया हुआ नंबर कौन सा दिख रहा है हमें, 1, और दूसरी साइड में z के साइड में आया हुआ नंबर क्या दिख रहा है हमें, 2 दिख रहा है। ठीक है, यानी कि z के आजू बाजू में कौन से नंबर हमें दिख रहे हैं, एक तो 1 दिख रहा है एक तो 2 दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों में से छोटा कौन सा 1 हो जाएगा तो उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ये 1 लिखा लेफ्ट साइड में, और दूसरा नंबर कौन सा हो रहा है 2, तो ये राइट बड़े नंबर राइट साइड में लिखा जाता है, तो ये 2 लिखा राइट साइड में। ठीक है, देखो यहाँ पर z के साथ कोई नंबर हमें दिख नहीं रहा आया हुआ, यहाँ पर z के साथ या फिर उसके बाजू में कौन सा नंबर दिख रहा है, 1 दिख रहा है, उसके साइन नहीं देखने, z का भी साइन नहीं देखना है, जो नंबर आता है उसका भी साइन नहीं देखना है, सिर्फ वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, तो z के साइड में कौन सा नंबर दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, ये लिखा मैंने लेफ्ट साइड में छोटा नंबर होने के कारण, और दूसरी जगह पे z के बाजू में कौन सा नंबर दिख रहा है हमें, 2 ये दिख रहा है। ठीक है, ये 2 ये नंबर 1 से बड़ा होने के कारण उसको मैंने लिखा है राइट साइड में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये 1 और ये 2 कहाँ से लिए मैंने। इसके बाद
अभी देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो कि बहुत सिंपल भी है और समझने के लिए। वो पॉइंट क्या होगा, देखो गिवन फंक्शन को हमें एक्सपांड करना है अबाउट z इक्वल टू जीरो या फिर अराउंड z इक्वल टू जीरो। ऐसा होने के कारण हम लोग यहाँ पर मॉड z लेंगे। क्या लेंगे? मॉड z लेंगे, ठीक है। और वो जो मॉड z लेंगे हम लोग उसकी वैल्यू फर्स्ट केस में लेस देन 1 लेंगे, सेकंड केस में इन बिटवीन 1 एंड 2 लेंगे और थर्ड केस में ग्रेटर देन 2 लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? मॉड z क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गिवन फंक्शन को हमें एक्सपांड करना है अबाउट z इक्वल टू जीरो या फिर अराउंड z इक्वल टू जीरो। ऐसा होने के कारण हमें ये मॉड z ही लेना होगा। और मॉड z की वैल्यू शुरुआत में छोटे से भी कम लेनी होगी, यानी कि छोटा 1 था उससे भी कम लेनी है। इसके बाद इन बिटवीन लेनी है सेकंड केस में, और थर्ड केस में जो भी बड़ा वैल्यू था उससे भी ज़्यादा लेनी है, यानी कि उससे भी ग्रेटर लेनी होगी, ठीक है। तो देखो वो केसेस इस तरीके से आगे हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा मैंने? ये केस 1 लिखा। केस 1 मैंने बताया आपको किस तरीके से लिखना होगा। देखो ये z के बाजू में ये 1 आया हुआ, ये 1 लेफ्ट में लिखा, z के साइड में आया हुआ ये 2 लिखा, राइट साइड में 2, ये बड़ा नंबर होने के कारण। इसके बाद हमें मॉड z लेना होगा। मॉड z क्यों? क्योंकि गिवन फंक्शन को हमें एक्सपांड करना है अराउंड z इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसके कारण ये मॉड z लेना होगा। मॉड z को हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट केस में छोटे से भी लेस कंसिडर करना होगा, यानी कि छोटे से भी कम कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा? केस 1 में मॉड z लेस देन 1 ऐसा लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद हमें गिवन फंक्शन को फिर से एक बार लिख देना होगा, ठीक है। जो ऊपर आया हुआ है उसी फंक्शन को हम लोग फिर से एक बार लिख देंगे। देखो ये एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या लिखना है? ये 1/z प्लस ये रहेगा 1 माइनस जेड होगा, प्लस ये होगा 1/2 माइनस जेड रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? देखो यहाँ पर मॉड जेड लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये मॉड जेड ऑब्वियसली लेस देन 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ही क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 1 के साथ साइड में ये नंबर 2 आया हुआ था सेम एक्सप्रेशन से, ठीक है। यहाँ पे देखो जेड के साइड में 1 है तो जेड के साइड में 2 है, तो इसके कारण मैं 3 नहीं बोल रहा हूँ, 4 नहीं बोल रहा हूँ, पर्टिकुलरली 2 ही बोल रहा हूँ। अगर मॉड जेड लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली मॉड जेड लेस देन 2 भी हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो इसके बाद सीरीज को एक्सपांड करते वक्त एक्चुअल में हमें करना क्या होगा? जो बड़ा है उसको बाहर ले लो। क्या कहा? जो बड़ा है उसको बाहर ले लो। आगे का स्टेप लिखने पर वो वाला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। देखो लेफ्ट साइड का ये एफ ऑफ जेड एज इट इज रखा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तो ये 1/z एज इट इज रहेगा, प्लस देखो 1 और माइनस जेड, ये क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर में 1 माइनस जेड दिख रहा है। और वहाँ पे मैंने क्या बोला अभी भी? जो बड़ा है उसको बाहर ले लो। देखो मॉड जेड और 1 में बड़ा कौन है? 1 ग्रेटर है, ठीक है। तो इसके कारण हमें 1 को बाहर लेना है। अगर हम लोग किसी भी टर्म से 1 को बाहर लेते तो वहाँ पर उस एक्सप्रेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। क्या कहा? किसी भी टर्म से अगर हम लोग 1 को बाहर लेंगे, यानी कि कॉमन बाहर लेंगे, तो वहाँ पर जिस एक्सप्रेशन से 1 को बाहर लिया जा रहा है उस एक्सप्रेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 और z यहाँ पर दिख रहा है, मैं सिर्फ टर्म की बात कर रहा हूँ, 1 और z यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इनमें से हमें बड़ा किसको कंसिडर करना होगा? इस 1 को बड़ा कंसिडर करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने केस उसी तरीके से लिखी है। और मैं क्या पॉइंट बता रहा हूँ? जो बड़ा है उसको बाहर लेना होगा, ठीक है। तो 1 इज द ग्रेटर देन z, तो हमें 1 को आउटसाइड लेना होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1 किसी भी एक्सप्रेशन से अगर बाहर आता है तो उस एक्सप्रेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके कारण ये मिडल वाला एक्सप्रेशन हमें एज इट इज लिखना होगा। 1 माइनस जेड ये डिनोट में एज इट इज लिखा, ठीक है। उसके बाद फिर से ये प्लस वाला साइन दे दिया। अभी देखो 1 इज ग्रेटर देन जेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन जेड हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हो? अगर z लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली ये z लेस देन 2 भी हो जाएगा। और मैं पॉइंट क्या बता रहा हूँ? सीरीज को एक्सपांड करते वक्त हमें क्या करना होगा? जो बड़ा है वो बाहर लेना होगा, ठीक है। तो 2 और z में बड़ा कौन हो रहा है? यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर z लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली z लेस देन 2 भी हो जाएगा, यानी कि 2 बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पर टर्म क्या आया हुआ है? 2 और ये z ये टर्म आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को इतना पता चल रहा है कि 2 इज द ग्रेटर देन z, ठीक है। और हमें बड़े वाले टर्म को बाहर लेना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1 बड़ा 2 ये नंबर होने के कारण हमें 2 को बाहर लेना होगा। ये 2 को बाहर ले लिया, तो ये 2 को बाहर लेने के कारण यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और माइनस ये z/, हमें 2 लिखना होगा। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? देखो ये लेफ्ट साइड का एफ ऑफ जेड हमें एज इट इज लिख देना है, इज इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म एज इट इज दैट इज 1/z, प्लस ये डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस जेड आया हुआ है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग? 1 माइनस जेड एक ब्रैकेट में लिखकर उसके पावर में हमें ये माइनस देना होगा, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या बच रहा है साइड में? ये 1/2 लिखेंगे साइड में, ब्रैकेट जो दिख रहा है डिनोमिनेटर में आया हुआ उसको हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो वो कैसा हो जाएगा? 1 माइनस z/2, और ये राउंड ब्रैकेट उसके पावर में इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? इसके बाद फिर से हमें लेफ्ट साइड में ये एफ ऑफ जेड लिखना होगा, तो यहाँ पर ये 1/z लिख देंगे, प्लस देखो इसके साथ ये जो करली अंडरलाइन में अभी मैंने मार्क किया हुआ है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला रहेगा। वो फॉर्मूला मैं साइड में बता रहा हूँ। देखो अगर एक्सपांशन में 1 माइनस जेड टू द इनवर्स, मतलब टू द पावर इनवर्स इस तरह का टर्म होता है, तो देखो यहाँ पर माइनस होने के कारण राइट साइड में सीरीज को एक्सपांड करेंगे तो सारे टर्म कैसे रहेंगे? प्लस रहेंगे। और यहाँ पर जब सेंटर में प्लस रहेगा तो राइट साइड में सीरीज को एक्सपांड करते वक्त हमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन यूज करने होंगे, ठीक है। तो 1 माइनस जेड है, पावर में इनवर्स है, तो कैसा हो जाएगा? 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अप टू इन्फिनिटी जाएगा वो,
और नीचे भी सेम काइंड का ये सीरीज लिखा हुआ है, बट उसमें सेंटर में प्लस साइन यूज होने के कारण राइट साइड का सीरीज एक्सपेंड करते वक्त अल्टरनेट प्लस माइनस साइन यूज किए हुए। ठीक है, तो देखो 1 माइनस जेड को अगर हम लोग पावर में इन्वर्स होने के कारण एक्सपेंड करते हैं तो सारे टर्म हमें प्लस में लिखने होंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे सीरीज को, एक सीरीज के एक्सपेंशन को। 1 प्लस जेड आएगा, आगे प्लस जेड स्क्वायर लिखना होगा, प्लस जेड क्यूब। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर लिखा, प्लस ये जेड क्यूब लिखा। ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी दिखा देंगे, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये स्क्वायर है और यहाँ पर ये क्यूब है। ठीक है, ये मिडिल वाले पार्ट को हम लोगों ने एक्सपांड किया, उसके आगे भी एक पार्ट है हमारे पास एक्सपांड करने के लिए। तो ये 1/2 बाहर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस है, तो सारे टर्म कैसे रहेंगे, प्लस रहेंगे। तो ये प्लस लिखा, फर्स्ट टर्म होगा अपना z/2, प्लस क्या रहेगा उसके साइड में z/2 का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी, यही पर मैं उसको स्टॉप कर देता हूँ इन्फिनिटी दिखाकर। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट केस का काम हो गया। इसी के नीचे लास्ट में हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यूज कर दे, मतलब लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते। ठीक है, हियर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज कितना रहेगा, मॉड जेड जो भी रहेगा वो इन बिटवीन 0 to 1 रहेगा। ठीक है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन हमेशा ये 0 लिखना होगा फर्स्ट केस के अंदर। ये फर्स्ट केस का काम हो गया। अभी हमें सेकेंड केस में क्या करना होगा, मॉड जेड को इन बिटवीन 1 and 2 लेना होगा। ठीक है, तो देखो केस 2 में हम लोगों ने मॉड जेड को इन बिटवीन 1 and 2 लिया, यानी कि मॉड जेड ग्रेटर देन 1 दिखाना है और लेस देन 2 दिखाना हो। इसके बाद हमें गिवन एफ ऑफ जेड को, यानी कि एफ ऑफ जेड ये जो फंक्शन था उसको फिर से एक बार लिखना होगा एज इट इज। वो फंक्शन क्या था, 1/z प्लस 1/1 माइनस जेड प्लस 1/2 माइनस जेड, ये जो था एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इसके बाद पॉइंट तो सेम ही रहेगा, क्या, जो बड़ा है उसको बाहर ले लो। क्या कहा, जो बड़ा है उसको बाहर ले लो। तो ये सीरीज को हम लोग एक्सपेंड करें अबाउट जेड इक्वल टू 0, तो इसके कारण यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा 1/z प्लस दे दिया। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, सिर्फ मैं वैल्यू वाइज बोल रहा हूँ, साइन वाइज नहीं। सिर्फ हमें ये वैल्यूज देखनी है, उनका प्लस माइनस वाला साइन नहीं दिखना है, नहीं देखना है। ये 1 है। ठीक है, साइड में क्या दिख रहा है, ये जेड है। 1 और जेड में बड़ा कौन है, क्या कहा, 1 और जेड में यहाँ पर हमें बड़ा क्या होगा, केस से पता चलेगा। 1 और जेड में बड़ा कौन होगा, जेड होगा। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बड़ा है उसको बाहर ले लो। लेकिन अगर मैं माइनस जेड को प्लस जेड को बाहर लेता हूँ तो यहाँ पर -1 रहेगा। ठीक है, सीरीज को एक्सपेंड करने के कारण हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट टर्म हमेशा +1 ही होना चाहिए। देखो +1 प्लस चाहिए या फिर 1 माइनस चाहिए। ठीक है, अगर मैं जेड को बाहर लेता हूँ तो राइट साइड में ये -1 रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमीटर से किसको बाहर लेंगे, -z को बाहर लेंगे। ठीक है, जेड को ही बाहर लेना है। क्या कहा, देखो 1 और जेड में बड़ा कौन है, 1 और जेड में बड़ा कौन होगा, जेड होगा। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग जेड को बाहर लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 1/z -1। तो इसको एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिनोमीटर से किसको कॉमन बाहर लेंगे, -z को कॉमन बाहर लेंगे। अगर -z को कॉमन बाहर ले रहे तो यहाँ पर ये -z फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और साइड में 1/z लिखना होगा, जिसके पहले हमें माइनस साइन देना होगा। ठीक है, देखो ये -z अंदर डाल के देखो, -z इंटू 1 ऊपर का -z, ये माइनस माइनस प्लस और ये z इंटू 1/z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण और ये सीरीज 1 माइनस या फिर 1 प्लस के जैसे दिखने के कारण हमें यहाँ पर ये -z ये बाहर लेना पड़ा। ठीक है, अदरवाइज हम लोग z भी बाहर ले सकते थे, लेकिन माइनस क्यों लिया ये समझ में आया होगा, क्योंकि हमें आगे इसको सीरीज को एक्सपेंड करना है इसके कारण। ठीक है, अभी आगे देखो, ये आगे का प्लस लिख दिया, ये 1/, यहाँ पर 2 और z में बड़ा कौन हो जाएगा, क्या कहा, 2 और z में बड़ा कौन है, देखो ये z और ये 2, z और 2 में बड़ा कौन दिख रहा है, हमें 2 दिख रहा है। ठीक है, तो ये 2 ही हम लोग बाहर लेंगे, प्लस साइन के साथ बाहर लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर 2 बाहर लेते तो अंदर 1 माइनस या फिर 1 प्लस काइंड का सीरीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 2 बाहर लेंगे डिनोमीटर में से, और अंदर क्या रहेगा, 2 अगर ये बाहर आएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आगे क्या लिखना होगा, z/2 लिखना होगा। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। मेन पॉइंट क्या हो रहा है, जो बड़ा है उसको बाहर ले लो। ठीक है, आगे आगे जैसे हम लोग और सम करके तो ये पॉइंट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, लेफ्ट साइड का ये एफ ऑफ जेड एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ से ये 1/z आ जाएगा, ये माइनस साइन इस प्लस को ओवरराइट करके तो यहाँ पर -1 ये z लिख दिया। नीचे का ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/z लिखा, उसके पावर में ये इनवर्स लिख दिया। ठीक है, ये +1 ये 2 था, 2 और z के साथ कंफ्यूजन मत करो आप लोग, z और 2 आपका अलग अलग दिखना चाहिए। ये राउंड ब्रैकेट, नीचे वाला राउंड ब्रैकेट हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये 1 - z/2 के पावर में कितना लिखा है, यहाँ पर -1 लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला पता होता है, 1 - z टू द पावर इनवर्स में अगर है तो सारे टर्म्स राइट साइड में एक्सपेंड करेंगे तो प्लस हो जाएंगे। 1 + z टू द पावर माइनस इनवर्स है तो सेम एक्सपेंशन रहेगा, सिर्फ अल्टरनेट साइन प्लस माइनस यूज करने होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्सपांशन करते वक्त लेफ्ट साइड का ये एफ ऑफ जेड तो हम लोग एज इट इज लिखना होगा, इज इक्वल टू ये 1/z एज इट इज लिखा, ये -1/z आया, माइनस दिख रहा सेंटर में, तो देखो एक्सपांशन कैसा होगा, 1 + 1/z होगा,
उसके बाद प्लस 1/z का होल स्क्वायर होगा, प्लस 1/z का होल क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे प्लस अप टू इन्फिनिटी, तो लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, ये शुरुआत का ओपनिंग वाला स्क्वायर ब्रैकेट। इसके आगे हमें अभी एक्सपांशन किसका करना है, नेक्स्ट टर्म का, तो वो क्या रहेगा प्लस 1 ये क्या 2 को बाहर लिया था तो ये 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म रहेगा +1 प्लस z/2 प्लस अगला वाला टर्म नीचे लिख देता हूँ z/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस z/2 का होल क्यूब होगा, ठीक है। उसके आगे प्लस अप टू इन्फिनिटी, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके आगे कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम लोग फिर से सेकंड केस में जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा उसको लिख देंगे। एक्चुअली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, जो केस होगी ना हम लोग लिख रहे हैं वही केस को फिर से लिख देना होगा इन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को मेंशन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मेंशन कर दिया, दैट इज हियर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज, सेम केस को हमें लिख देना होगा 1 लेस देन mod ऑफ z लेस देन 2, ठीक है। इसके बाद केस थर्ड में हमें क्या करना होगा, जो बड़ा वैल्यू था यानी कि देखो यहाँ पर ये 2 ये बड़ा वैल्यू था, उससे भी हमें ग्रेटर हमें किसको कंसिडर करना होगा, mod ऑफ z को, ठीक है। तो यहाँ पर केस 3 में हम लोग क्या लिखेंगे, केस 3 में mod z ये बड़ा हो जाएगा किससे भी, 2 से भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि mod z ग्रेटर देन 2 ऐसा लिखना होगा, ठीक है। अगर mod z ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब बाय ऑब्वियसली mod z इज ग्रेटर देन 1 भी हमें कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। पॉइंट क्या बता रहा हूँ, अगर mod z ग्रेटर देन 2 है तो ऑब्वियसली mod z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद ये केस थर्ड है। केस 3 लिखने के बाद हमें फिर से जो गिवन मतलब ये जो एक्चुअल फंक्शन था f(z) उसको फिर से एक बार लिख देना होगा। वो f(z) क्या रहेगा, देखो ये जो ऊपर आया हुआ था वही 1/z प्लस 1/1 माइनस z प्लस 1/2 माइनस z, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद लेफ्ट साइड में फिर से f(z) लिख देंगे। ये फर्स्ट वाला टर्म हम लोगों को एज इट इज लिखना होगा क्योंकि हम लोग सीरीज को एक्सपेंड करें अबाउट z इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 1/z एज इट इज लिखा, प्लस अभी यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 1 और z दिख रहा है, क्या बोला यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 1 और z दिख रहा है, लेकिन 1 और z में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली z बड़ा होगा। अगर z ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब ये z ग्रेटर देन 1 भी होगा, ठीक है। तो 1 और z में बड़ा कौन हो रहा है, z हो रहा है, तो जो बड़ा होता है उसको बाहर लेना होता है। तो हम लोग यहाँ से किसको बाहर लेंगे, z को बाहर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग z को बाहर लेंगे तो अंदर कैसे रहेगा 1/z माइनस 1 रहेगा, जिसको हम लोग एक्सपांड नहीं कर सकते। इसके कारण हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर से किसको बाहर लेंगे, -z को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म कैसा, फर्स्ट वाला टर्म लास्ट में लिखना होगा क्योंकि वो माइनस में बनेगा ना, तो फर्स्ट टर्म ये +1 हो जाएगा और उसके आगे 1 माइनस 1/z लिखना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके आगे 2 और z में बड़ा कौन कह रहा हूँ मैं, 2 और z में बड़ा कौन है वो कैसे डिसाइड करना होगा, कैसे डिसाइड करना होगा, z और 2 में तो बड़ा कौन दिख रहा है, यहाँ से 2 दिख रहा है, सॉरी z दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग z को बाहर लेना होगा, ठीक है। तो ये प्लस लिखा आगे का, किसको बाहर लेना, हमें z को बाहर लेना होगा यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से -z को बाहर लेंगे, तो -z को बाहर ले लिया, ठीक है। -z बाहर आ चुका तो यहाँ पे +1 हो जाएगा और ये साइड में -2/z रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्रॉस चेक करने के लिए -z एक बार फिर से अंदर डाल के देखो, -z × 1 -z रहेगा, माइनस माइनस प्लस z कैंसिल, यहाँ से 2 बचेगा, ठीक है। जो बड़ा होता है उसको हमें हमेशा बाहर कंसिडर करना होता है, बाहर लेना होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो हम लोग क्या करेंगे, ये f(z) एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू आगे का पार्ट हम लोग एज इट इज लिख देंगे, दैट इज 1/z, प्लस को ये माइनस साइन ओवर राइट करेगा तो -1/z रहेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 - 1/z, उसको हम लोग न्यूमरेटर में लेने के कारण पावर में -1 लिखना होगा। फिर से इस प्लस को ये माइनस साइन ओवर राइट करेगा तो -1/z लिख देंगे, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट आया हुआ है उसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो 1 - 2/z उसके पावर में रहेगा -1, ठीक है। इतना क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सपांशन देखो यहाँ पर होगा, इन ब्रैकेट के लिए एक्सपांशन होगा तो वो एक्सपांशन हमें लिख देना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म 1/z एज इट इज -1/z लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म को हमें एक्सपांड करना हो तो वो देखो 1 + 1 ये कितना रहेगा 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/z का होल स्क्वायर। यहीं पे इसको रुका देता हूँ, आगे इन्फिनिटी दिखा देता हूँ, ठीक है। आगे हमें स्क्वायर ब्रैकेट लिखना होगा, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दिया। उसके बाद क्या दिख रहा है, ये -1/z दिख रहा है तो ये -1/z लिखा। देखो यहाँ पर ये जो करली अंडरलाइन जिस ब्रैकेट के लिए किया है उसका एक्सपेंशन, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दिया। 1 माइनस से सारे टर्म कैसे रहेंगे, प्लस रहेंगे, 1 + 2/z, ठीक है, प्लस 2/z का होल स्क्वायर, 2/z का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस अप टू ये इन्फिनिटी और ये लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा थर्ड केस भी कंप्लीट हो जाता है। अगर टेक्स्ट बुक के अंदर देखो ये वाला जो स्टेप मिला उसके आगे भी कुछ लिखा होगा तो उसको एग्जाम में भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अननेसेसरी पार्ट हो जाएगा, यानी कि लिखा तो भी चलेगा, उसके मार्क्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके आगे हमें मेंशन करना होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। वो क्या होगा, mod ऑफ z तो ये ग्रेटर देन 2 तो होगा ही, mod ऑफ z ये ग्रेटर देन 2 तो होगा, लेकिन ऑब्वियसली लेस देन इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड लॉरेंट सीरीज विच रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 अपॉन जेड माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में दिख रहा है जेड माइनस टू, व्हेन डिफरेंट केसेस आर गिवन ऑलरेडी, दैट इज वन इक्वल टू, फर्स्ट केस में क्या दिया मॉड जेड लेस देन वन, सेकंड केस में क्या दिख रहा है मॉड जेड इज इन बिटवीन वन एंड टू, और थर्ड केस में दिख रहा है मॉड जेड इज ग्रेटर देन टू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन को एक बार फिर से लिख देना होगा एज इट इज, ये एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में 2 आया हुआ है, अपॉन में क्या रहेगा जेड माइनस वन और ये z माइनस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो गिवन फंक्शन का हमें पार्शियल फ्रैक्शन करके सिंप्लीफिकेशन करना ही होगा। पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गिवन फंक्शन ये प्रॉपर है फिर इम्प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में z की पावर हमें कुछ नहीं दिख रही, यानी कि z की पावर तो 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एनीथिंग रेज टू कितना जीरो कितना होता है 1 होता है, तो ऊपर z नहीं है, इसका मतलब ये z की पावर कितनी है ऊपर 0 है, और नीचे z की टोटल पावर कितनी है z इंटू जेड स्क्वायर, यानी कि नीचे डी नोट में z की पावर 2 है, ऊपर z की पावर 0 है। तो ऊपर अगर z की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि नीचे वाले आए हुए z की वेरिएबल की पावर से कम हो जाएगी, तो फंक्शन को प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर फंक्शन है जिसका प्रॉपर फ्रैक्शन या सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं हम लोग। पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त डिनोमिनेटर में आए हुए टर्म्स को देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में कौन से फैक्टर आए हुए हैं, जेड माइनस वन दिख रहा है एक ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर जेड की पावर कितनी है ब्रैकेट के अंदर 1 है, इसके कारण हम उसको लीनियर फैक्टर कहेंगे, जो कि रिपीट नहीं हुआ है, इसके कारण उसको नॉन रिपीटेड फैक्टर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद साइड में ये जेड माइनस सॉरी नॉन लीनियर कहा था, ये लीनियर फैक्टर है क्योंकि जेड की पावर कितनी है 1 है ब्रैकेट के अंदर आई हुई। यहाँ पे देखो दूसरे ब्रैकेट के अंदर जेड की पावर कितनी है 1 है, तो इसके कारण ये लीनियर फैक्टर रहेगा जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन रिपीट हो जाएगा लेकिन लीनियर फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो देखो इसके कारण ये जेड माइनस वन लीनियर है और ये नॉन रिपीटेड है, इसके कारण इसके साथ एक ही कांस्टेंट जुड़ेगा, और ये जेड माइनस टू भी लीनियर फैक्टर है जो कि नॉन रिपीटेड है, इसके कारण इसके साथ भी एक कांस्टेंट जुड़ेगा। ठीक है, तो वो देखो लिखेंगे कैसा, लेफ्ट साइड का ये जो लेफ्ट साइड में हमें दिया हुआ फंक्शन एज इट इज लिखना होगा, दैट इज 2 अपॉन जेड माइनस वन रहेगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा जेड माइनस टू ये रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, जैसे कि बताया था जेड माइनस वन के साथ एक कांस्टेंट जुड़ेगा, यानी कि हमें क्या लिखना होगा राइट साइड में a अपॉन जेड माइनस वन लिखना है, प्लस b अपॉन क्या लिखना होगा जेड माइनस टू ऐसा लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद हमें करना क्या रहेगा, a और b ये जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, उनके साइड में यहाँ पर थ्रू आउट एक सर्कल पुट करूंगा, इमेजिनरी सर्कल पुट करूंगा। इस इमेजिनरी सर्कल के अंदर हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट आया हुआ डिनोमिनेटर कंसिडर करना है। क्या कहा, इस सर्कल के अंदर हमें लेफ्ट साइड में जो भी डिनोमिनेटर दिख रहा है वो कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करना है या फिर कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो इस सर्कल के अंदर अगर मैं लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करूंगा तो वो सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा ओनली 2 रहेगा, इज इक्वल टू ए के साइड में क्या आ जाएगा, अगर हम लोग इस सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करेंगे तो ए के साइड में क्या आ जाएगा ओनली जेड माइनस टू रहेगा। ठीक है, क्योंकि जेड माइनस वन और ये जेड माइनस वन कैंसिल होकर ए के साइड में बचेगा ओनली जेड माइनस टू एक ब्रैकेट के अंदर, और प्लस बी लिखकर उसके साइड में हमें क्या लिखना होगा दूसरे ब्रैकेट में जेड माइनस वन ऐसा लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें जब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो बी वाले टर्म को 0 करना होगा, वो हम लोग जेड इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट जेड इक्वल टू 1 करने पर देखो क्या मिलेगा हमें, जेड इक्वल टू 1 करने पर बी वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस टू कितना होता है 1 माइनस टू माइनस वन रहेगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग राइट साइड में क्या लिखेंगे सिंपली माइनस ए लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में ओनली कांस्टेंट 2 था। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ए की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से माइनस टू मिलेगी। साइड में अगर हमें बी फाइंड आउट करना होगा तो इन दैट केस हमें ए वाले टर्म को 0 करना होगा, तो उसके केस में हम लोग जेड की वैल्यू कितनी कंसिडर करेंगे 2 कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये 2 माइनस वन कितना होगा 1, यानी कि राइट साइड में ओनली बी रहेगा, लेफ्ट साइड में 2। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिंपली 2 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ चुकी है जो हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एफ ऑफ जेड हम लोग एफ ऑफ जेड ये वर्ड लिखेंगे, और उसके राइट साइड में जो एक्सपेंशन आया है वो हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, वो कितना रहेगा देखो, ए की जगह पे क्या यूज़ करेंगे माइनस टू अपॉन जेड माइनस वन यूज़ करना होगा। ए की जगह पे आया हुआ ये माइनस टू ऊपर लिखा, उसके अपर में क्या लिखेंगे हम लोग जेड माइनस वन, प्लस ये बी की जगह पे आया हुआ 2 और उसके अपर में क्या रहेगा ये जेड माइनस टू रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो आप यहाँ पर ये जेड है ये, ठीक है, वेरिएबल जेड है और उसके साइड में नंबर कौन सा दिख रहा है 1 दिख रहा है। यहाँ पर ये जेड है और उसके साइड में नंबर क्या दिख रहा है हमें 2 ये दिख रहा है। ठीक है, और 1 और 2 में सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ, नंबर को साइन के साथ लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जेड साइड में नंबर आया हुआ 1, ये जेड उसके साइड में नंबर आया हुआ 2। ठीक है, इन दोनों में से छोटा कौन है 1 है ऑब्वियसली, तो 1 को हमें लेफ्ट साइड में लिखना है, जैसे कि पहले वाले सम में किया था, ये 1 लेफ्ट साइड में लिखा और 2 बड़ा होने के कारण उसको राइट साइड में लिखा। ठीक है, इसके बाद जो भी जेड रहेगा उसको हमें पहले जो लेस वैल्यू थी उससे कम लेना था। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे मॉड ऑफ जेड को पहले केस 1 में लेस देन 1 लेंगे, इसके बाद मॉड ऑफ जेड को इन बिटवीन 1 एंड 2 लिया जाएगा, इसके बाद
बाद मॉड ऑफ जेड को जो बड़ा वैल्यू था उससे भी बड़ा लेना होगा, ठीक है, जो कि उन्होंने ऑलरेडी हमें गिवन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ मेंशन करके दिया हुआ था, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसके बाद हमें ये जो गिवन केसेस दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर उसको कंसिडर कर आगे सिंप्लीफिकेशन करना होगा, ठीक है, यानी कि ए और बी की वैल्यू आ जाने के बाद हमें केसेस कंसिडर करनी होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट केस क्या हमें कंसिडर करनी होगी, जो लोवेस्ट वैल्यू 1 उससे भी कम हमें मॉड जेड को लेना होगा, जो कि दिए हुए क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड था, ठीक है। तो केस 1 में हमें क्या लिखना है, मॉड जेड लेस देन 1 लेना होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग गिवन फंक्शन को एफ ऑफ जेड को लिख देंगे पार्शियल फ्रैक्शन में किए हुए टर्म को, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या रहेगा, -2 अपॉन जेड -1 प्लस 2 अपॉन जेड -2, ठीक है। ऐसा क्लियर हो गया। ये यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये z इज लेस देन 1 यानी कि 1 ग्रेटर है, और जो वैल्यू ग्रेटर होती है या फिर जो वैल्यू बड़ी होती है उसको हमें बाहर लेना होता है, ठीक है। अगर z लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली z लेस देन 2 भी हो जाएगा, ठीक है, जो बड़ा होता है उसको हमें बाहर लेना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये एफ ऑफ जेड एज इट इज लिखा, ऊपर का ये -2 एज इट इज लिख दिया। z और -1 में बड़ा कौन है, क्या कहा, z और -1 में बड़ा कौन है, 1 है, तो 1 को हमें बाहर लेना है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर +1 को अगर बाहर लेंगे तो अंदर ये z -1 ही रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -1 को बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये -1 को बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 1 - z ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसका एक्सपेंशन पॉसिबल है। z-1 इस डिनोमिनेटर से अगर हम लोग +1 को आउटसाइड लेते बाहर तो z-1 ये टर्म का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है अपने पास, क्योंकि एक्सपेंशन करने के लिए हमारे पास ये दो ही फॉर्मूले, ठीक है, 1 - z टू द पावर इनवर्स और 1 + z टू द पावर इनवर्स, ठीक है, इनवर्स यानी कि -1 की बात कर रहा था। तो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में z-1 में से -1 को ही बाहर लेना चाहिए, ताकि ये फॉर्मूला 1 - z हो जाएगा, जिसका एक्सपेंशन पॉसिबल है जब हम लोग डिनोमिनेटर में आए हुए टर्म को ब्रैकेट को ऊपर लेके जाएंगे तो, ठीक है। आगे ये प्लस लिखा एज इट इज, ये ऊपर 2 लिख दिया। z और 2 में बड़ा कौन है, देखो ये z लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली z लेस देन 2 भी हो जाएगा, तो बड़ा कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को 2 को बाहर नहीं लेना होगा, -2 को बाहर लेना होगा, ठीक है। तो ये -2 को बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, -2 को बाहर लिया तो ये पहला +1 हो जाएगा, साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, -z/2 लिख देंगे, ठीक है। ये z है आया हुआ, लास्ट में हमें स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना होगा, ये z लिखा है, ठीक है, इसको समझो ठीक से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे सिंप्लीफिकेशन बनेगा वैसा हमें करना होगा। लेफ्ट साइड का ये एफ ऑफ जेड एक बार फिर से एज इट इज लिख दिया, ये माइनस माइनस साइन ऊपर नीचे के कैंसिल, ऊपर लिखा 2, उसके साइड में क्या रहेगा, ये 1 - z, ये वाला ब्रैकेट ऊपर लेके गए तो पावर में -1 लिख दिया, ठीक है। ये माइनस साइन इस प्लस साइन को ओवरराइट करेगा तो ये माइनस यहाँ पे लिख दिया, 2 कैंसिल, कुछ नहीं, सिर्फ नीचे का ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो हमें पावर में इन्वर्स लिखना होगा, ठीक है, यानी कि -1 लिखना होगा। अपॉन में ये 2 आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज और उसके पावर में इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको एक्सपांड करना होगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड का एफ ऑफ जेड लिख दिया एज इट इज, यहाँ पर ये टर्म रहेगा 2 ब्रैकेट, वहाँ यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 - z दिख रहा है, तो अंदर के सारे टर्म कैसे रहेंगे, एक्सप्रेशन के अंदर लिखे हुए सारे प्लस में आ जाएंगे, 1 + z+z², ठीक है, प्लस ये z³ आएगा, प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये अप टू इन्फिनिटी दिखाना जरूरी होगा, ठीक है, उसको अगर आप लोग भूल जाते तो मार्क्स कट सकते हैं आपके, माइनस उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस रहेगा z/2 प्लस z/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस z/2 का होल क्यूब लिखकर आगे हम लोग एक्सपेंशन ये मतलब अप टू इन्फिनिटी दिखा सकते हैं, लेकिन वो क्यूब वाला टर्म ना लिखते हुए भी ये मतलब अप टू इन्फिनिटी वाला टर्म दिखा तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर केस 1 के अंदर आने वाले सीरीज़ का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें केस 2 के अंदर आने वाले सीरीज़ का एक्सपेंशन करना होगा, तो यहाँ पर केस 2 मेंशन कर देंगे हम लोग। केस 2 में क्या लेना था, मॉड जेड की वैल्यू इन बिटवीन 1 और 2 लेनी थी, ठीक है। तो केस 2 ये लिखा हुआ है साइड में, 1 लेस देन मॉड जेड और मॉड जेड लेस देन 2, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड हमें एज इट इज लिखना होगा, लेकिन एफ ऑफ जेड वो पार्शियल फ्रैक्शन किया हुआ हमें लिखना होगा, ठीक है, जिसमें ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो फंक्शन ये था -2 अपॉन z -1, तो ये -2 अपॉन z -1 हमें एज इट इज लिखना होगा, प्लस आगे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 अपॉन z -2, ये गिवन फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन करके जो मिला था उसको हम लोगों ने फिर से एक बार लिख दिया, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हमने अभी जो केसेस कंसिडर की हुए उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में ये एफ ऑफ जेड फिर से एक बार लिख देंगे, z और 1 की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, z और 1 में बड़ा कौन है, ये z बड़ा है ऐसा दिख रहा है, राइट, और जो बड़ा होता है उसको हमें बाहर लेना चाहिए, तो ऊपर ये -2 एज इट इज रहेगा, z और 1 में बड़ा कौन है, z है, ठीक है। यहाँ से कैसे पता चल रहा है, 1, ये मॉड जेड लिखा है, मॉड जेड सेंटर में जो कि ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो z और 1 में ग्रेटर z होने के कारण हम लोग यहाँ पर ये फर्स्ट वाले टर्म में से -2 ऊपर एज इट इज लिखा, z और 1 में बड़ा z होने के कारण हमें z को बाहर लेना होगा, तो ये z को बाहर ले लिया, z बाहर आ चुका था, वहाँ पर 1 रहेगा और ये माइनस आगे -1 अपॉन z लिखना होगा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, प्लस लिखा, ऊपर का ये 2
जेड और टू में बड़ा कौन है, यहाँ पर देखो जेड और टू में बड़ा कौन है, टू बड़ा है, तो हमें टू को बाहर लेना होगा, लेकिन ये टू माइनस के साथ दिख रहा है, इसके कारण हमें माइनस टू बाहर लेना होगा। ठीक है, ये माइनस टू बाहर ले लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, वन माइनस जेड अपॉन टू ये रहेगा। ठीक है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी मतलब ये नीचे जो राउंड ब्रैकेट आया उसको ऊपर लेके जाना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये एफ ऑफ जेड एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू ये माइनस टू बाय जेड लिखा, नीचे वाला राउंड ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो ये वन माइनस वन बाय जेड टू द पावर माइनस वन। देखो ये ऊपर टू था नीचे भी टू था, टू टू गेट कैंसिल, इस प्लस को ये माइनस एन ओवर राइट करेगा तो वो माइनस डाला, नीचे का ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो ये वन माइनस जेड बाय टू के पावर में हमें क्या लिखना होगा, माइनस वन लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद सिंपली हमें इन ब्रैकेट को एक्सपांड कर देना होगा। इन ब्रैकेट के सेंटर में माइनस साइन होने के कारण उसका एक्सपेंशन जो भी रहेगा उसके अंदर के सारे टर्म कैसे होंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस टू बाय जेड लिख दिया, ब्रैकेट वन प्लस वन अपॉन जेड फर्स्ट टर्म, मतलब ये वन अपॉन जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस आगे हम लोग इंफिनिटी दिखा सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसके बाद माइनस साइन, माइनस के बाद फिर से एक ओपनिंग ब्रैकेट, फिर यहाँ पर ये जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है उसका एक्सपेंशन करना होगा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म रहेगा वन प्लस जेड बाई टू प्लस जेड बाई टू का होल स्क्वायर, आगे हम लोग प्लस लिखकर अप टू इंफिनिटी शो दैट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सेकेंड केस का भी काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा एक आखिरी केस रहता है, दैट इज केस थ्री। केस थ्री में क्या लेना होगा, मॉड जेड को बड़ा हुआ जो वैल्यू था उससे भी ग्रेटर लेना होगा, यानी कि मॉड जेड क्या रहेगा इस केस में, ग्रेटर देन टू रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमें गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड को फिर से एक बार लिख देना होगा, जो कि हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन करके सिंप्लीफाई किया था, उसको लिख देना होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड हम लोग यहाँ पर राइट साइड में क्या लिखेंगे, माइनस टू अपॉन जेड माइनस वन प्लस टू अपॉन जेड माइनस टू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो जो बड़ा है उसको बाहर लेना होगा, जेड इज ग्रेटर देन टू, इसका मतलब जेड इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो दोनों केस में हमें किसको बाहर लेना होगा, यहाँ से जेड को ही बाहर लेना होगा। ठीक है, तो ये एफ ऑफ जेड लिखा है एज इट इज, माइनस टू ऊपर का, जेड को एज अ कॉमन बाहर लेना होगा बड़ा होने के कारण, तो ये जेड को बाहर ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, वन माइनस वन अपॉन जेड बचेगा, प्लस टू है ऊपर, हम लोग जेड को बाहर ले रहे हैं तो ये जेड को बाहर ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, वन माइनस टू बाई जेड बचेगा। ठीक है, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का ये एफ ऑफ जेड एज इट इज, ऊपर का ये माइनस टू है, नीचे का ये जेड है, नीचे का ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो वन माइनस वन बाय जेड राउंड ब्रैकेट, उसके पावर में ये माइनस वन, प्लस ये ऊपर टू लिखा हुआ है, ये टू, उसके नीचे ये जेड आया हुआ, ब्रैकेट ऊपर जाएगा, नीचे का ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो वन माइनस टू बाई जेड, उसके पावर में ये माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा, इससे भी ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर जो एक टर्म दिख रहा है ना उसको एक्सपेंड कर देना होगा, क्योंकि उनके पावर में माइनस वन ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का एफ ऑफ जेड एज इट इज माइनस टू बाई जेड रहेगा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट वन प्लस वन बाई जेड प्लस वन बाई जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस वन अपॉन जेड का होल क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। इतना क्लियर हो गया। देखो ये जो टर्म लिखे ना हम लोगों ने स्क्वायर और क्यूब में, उसको हम लोग वन अपॉन जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वन अपॉन जेड क्यूब ऐसा भी शो दैट कर सकते हैं। वन अपॉन जेड क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, वन बाय जेड का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि वन की पावर कितनी भी रखो वन ही मिलेगी इसके कारण। नेक्स्ट टर्म क्या है हम अपने पास, प्लस ये टू बाय जेड लिखा। ठीक है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट वन प्लस टू बाय जेड आएगा, प्लस नीचे लिख दूंगा टू बाय जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस और एक टर्म लिख देता हूँ टू बाय जेड का होल क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। टेलर्स एंड लॉरेंट्स सीरीज एक बहुत ही इजी टॉपिक है और एग्जाम में इस टॉपिक से मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, जिसका वेटेज 5 to 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस टॉपिक से दो सम प्रैक्टिस किए, तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ सम्स प्रैक्टिस करेंगे। अगर आज के लिए लेक्चर्स में किसी प्रॉब्लम्स में, कंसेप्ट में या फिर सिंप्लीफिकेशन डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।